Hello everyone, once again welcome to Chem Educators. Today we are going to discuss about periodic classification of elements, chapter number 3, class 11. So before doing that chapter, I would just like to tell there are small topics like Dominer's trade, Newland's law of octave, Mendeleev's table, modern periodic table. Okay, these are theoretical topics and I don't think so they are much difficult. You have already done them in 9th or 10th classes. So I'm not covering those things in this class. Okay, so after that, what is the main topic in this chapter? That is periodic properties. अभी periodic properties कौन-कौन सी discuss करनी है इस chapter में? Atomic size, further इसको हम segregate करेंगे covalent, van der Waals radius and all. ठीक है? Ionization energy, this is a new topic, new concept. ये है क्या? Electron infinity को electron gain enthalpy भी बोल देते हैं. ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी वन एंड द सेम थिंग. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लास्ट में मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर भी आ जाएगा. मेटेलिक करैक्टर एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर. सो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ना, इसको हम स्टडी करेंगे कि ये है क्या, इनकी डेफिनेशंस क्या है एंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनका ट्रेंड क्या है. ट्रेंड मतलब मूविंग डाउन द ग्रुप एंड मूविंग इन द पीरियड, ये इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंडिंग के बाद इसके जो एक्सेप्शनल केसेस हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो अभी देखो सबसे पहले एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्या है? इट रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम टू इट्स मोस्ट आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें KLMN शेल है. जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में पड़ा ना, वहां से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है दैट इज एटॉमिक साइज. अभी देखो एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करना ऐसा इजी ही नहीं है. इट्स नॉट दैट इजी. सो हम क्या करते हैं, हम आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस ऐसे टर्म्स ले लेते हैं. व्हाई? बिकॉज देखो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कोशिश भी करें तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल किया होगा. तो अभी इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन इंडिविजुअल एटम फ्रॉम इट्स साइज फॉर इट्स साइज डिटरमिनेशन. देखो अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इट एग्जिस्ट एज H2. अकेले हाइड्रोजन को अलग करना, उसके बाद देखना उसका एटॉमिक रेडियस क्या है, इट इज डिफिकल्ट. ठीक है, सो इसको इजी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस. सबसे पहले आ जाता है कोवेलेंट रेडियस. नाउ व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से. एक आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड मतलब Na पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक कार्बन कार्बन दे शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अभी ये देखो दिस इज द शेयर्ड एरिया. जो शेयरिंग एरिया रेड वाला ना, ये दिस इज द एरिया दैट इज शेयर्ड कॉमन इन दोनों में. सो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, ये जो सेंटर है ना दोनों, इसका जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, उसका जो हाफ होगा दैट इज कोवेलेंट रेडियस. सो व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? इट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू एटम्स. देन कोवेलेंट रेडियस, सॉरी, इफ दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ द दिस इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू एटम्स. ठीक है, ये दो एटम आगे जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, अगर ये D आ गया इसमें बॉन्ड लेंथ, तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा हाफ. कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स. अभी आगे आ गया वैन डर वाल्स रेडियस. वैन डर वाल्स रेडियस में क्या है, अगर देखो ये जो एटम है एंड ये जो एटम है, दे आर बोथ नॉन बॉन्डेड एटम. अगर इनके सेंटर्स का मैं डिस्टेंस लूं, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस D हो गया, इसका जो हाफ है, तो दिस इज वैन डर वाल्स रेडियस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक Cl2 का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, ये एक Cl का एटम है, ये एक Cl का एटम है, तो ये Cl2 का एक मॉलिक्यूल बन गया. एक और Cl2 का एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो इनके बीच में ये जो है ना, ये वाला, ये तो हो गया कोवेलेंट रेडियस. अगर एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का और अच्छे अलग मॉलिक्यूल क्लोरीन का, इनके बीच जो दो नॉन बॉन्डेड एटम है, एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड, अभी ये वाला और ये भी नॉन बॉन्डेड है, ये वाला और ये भी नॉन बॉन्डेड है, लेकिन एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स है, उनके डिस्टेंस का हाफ, दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टू आइसोलेटेड एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स. ठीक है, तो ये आ गया वैन डर वाल्स रेडियस. सो इट इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस. ये तो ऑब्वियसली क्लियर ही पता चल रहा है, ज्यादा ही होगा.
उसके बाद आ गया मेटालिक रेडियस। देखो जो मेटल होते हैं ना, उनके जो कर्नल्स बन जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज रहता है उनका कर्नल्स। सो अगर ये स्फीयर है, अगर वहां पे कर्नल्स पड़े तो इसके जो सेंटर का डिस्टेंस है उसका हाफ, दैट इज मेटालिक रेडियस। सो इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई। अगर ये एक न्यूक्लियाई, ये सेकंड है, ठीक है, ऑफ द एडजेसेंट मेटल एटम्स, तो ये आ गया मेटालिक रेडियस। अभी आयनिक रेडियस पता चल रहा है नाम से, क्या होगा, रेडियस ऑफ द आयन। अगर सोडियम है, सोडियम क्या बना देगा, सोडियम पॉजिटिव। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एनायन और कैटायन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। देखो अगर सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखी तो इट इज KLm, दैट इज 281, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 हो गया। सो KLm, अगर सोडियम की रेडियस देखे तो यहां तक आएगी। अगर सोडियम पॉजिटिव का देखें तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये वाला तो इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे तो रहेगा ही नहीं वो, तो यही रेडियस रह जाएगा उसका। सो जो आयनिक रेडियस है ना, वो एक्चुअल जो एटॉमिक रेडियस है उससे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जो कैटायन है उसका छोटा ही होगा, जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है सेम में रह जाए। तो अभी ये न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? जो न्यूक्लियस के पास चार्ज है। वी नो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन का नो चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो टोटल न्यूक्लियस का जो चार्ज आ गया दैट इज ऑल ड्यू टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ मास है। सो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, जिसका एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो जितने प्रोटॉन्स हैं दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, वो ही आ गया इसका न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अभी न्यू नाम आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इसमें क्या डिफरेंस है, इनको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस क्या है और कहाँ पे कौन सी टर्म यूज करनी है। तो इसको आगे जाके देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या। तो न्यूक्लियर चार्ज तो सिंपली इज इक्वल टू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का, दैट इज सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इसको पहली बात तो ऐसे रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, Z इफेक्टिव। अभी देखो ये जो न्यूक्लियस है इसमें KLm शेल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला न्यूक्लियस ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और ये लास्ट वैलेंस शेल में उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये न्यूक्लियस जितना अट्रैक्ट फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कर रहा है उतना इस लास्ट वाले को करेगा? नहीं। ऑब्वियसली जो नजदीक पड़े हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, जो लास्ट वाले हैं उनको थोड़ी सी अट्रैक्शन कम फील होगी। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली अफेक्ट न्यूक्लियस का है जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। व्हाट इज दैट? इट इज द effective nuclear charge is the actual effect of the nucleus of that positive charge which is experienced or felt by the valence or last electron. So it is defined as the net nuclear attraction towards the valence shell electron, or in other words the actual nuclear charge that is experienced by the outermost electron. ठीक है, समझ आ गई बात? ऑब्वियसली जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज है वो तो लास्ट पे जाएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ कम ही हो जाएगा, रास्ते में कुछ ना कुछ खर्च हो जाएगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा न्यूक्लियर चार्ज से कुछ ना कुछ कम ही रहेगा, ठीक है। तो वो जो माइनस हो जाता है वो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग कांस्टेंट होता है, वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे यूज होगा ये हम आगे जाके देखेंगे। वेरिएशन इन द रेडियाई अलोंग द पीरियड एंड इन द ग्रुप। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अगर हम नीचे जाए ग्रुप में तो साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, कुछ भी बात कर लो, कोई भी बात कर लो। डाउन द ग्रुप बच्चे जब जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दिस इज 2,1, सोडियम इज 281, पोटाशियम इज 2881। सो देखो जब नीचे जा रहे हैं ईच टाइम एक शेल बढ़ रहा है, ठीक है। सो विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। जो भी ट्रेंड डाउन द ग्रुप है ना, इन द पीरियड वो ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ऑलवेज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, इन द पीरियड साइज डिक्रीजेस। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई द साइज डिक्रीजेस इन द पीरियड। ये देखो ये तो ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एंड दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ ये अभी जो किया था ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आएगा उसमें।
in the period, that is in the period means like this, from left to right, देखो अप टू डाउन इन द ग्रुप, तो साइज इंक्रीज हो गया, वाई बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, वाई इट विल इंक्रीज बिकॉज मूविंग डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एक्स्ट्रा शेल इज एडेड। ये तो क्लियर हो गया। अभी जो पीरियड में जा रहे हैं वो साइज सेम क्यों रह रहा है, सॉरी डिक्रीज क्यों हो रहा है भाई, जब ऐसे जा रहे हैं ना पीरियड में तो नया शेल तो ऐड नहीं हो रहा। अगर आप एग्जांपल देखो तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये ऐसे पीरियड में पड़े हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, दिस इज 2,4, दिस इज 2,5, दिस इज 2,6, K एंड L शेल, K एंड L शेल, K एंड L शेल। अभी भाई जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो L शेल में सेम में ऐड हो रहा है, तो साइज तो इंक्रीज होएगा नहीं, सेम रह जाए। साइज फिर इंक्रीज नहीं हो रहा तो सेम रहना चाहिए ना, शेल तो न्यू ऐड ही नहीं हो रहा, डिक्रीज क्यों हो रहा है। देखो शेल चाहे नहीं बढ़ रहा लेकिन एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है 6, 7, 8। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा था, लिथियम का 3, दिस इज 11, दिस इज 19, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे शेल नहीं इंक्रीज हो रहा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर शेल नहीं इंक्रीज हो रहा इसका मतलब न्यू शेल नहीं ऐड हो रहा, मतलब वो स्फीयर का साइज उतना ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो गया ना। न्यूक्लियर चार्ज जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन इंक्रीज हो गया फिर न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा मतलब साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इन द पीरियड साइज डिक्रीजेस। तो अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, एक कटायन होता है एक एनायन होता है। आई होप यू नो व्हाट इज कटायन एंड एनायन। बच्चे ये जो कटायन होता है दैट इज पॉजिटिव, एनायन इज नेगेटिव, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आ गया K एंड K पॉजिटिव में से F एंड F नेगेटिव में से किसका साइज बड़ा होगा। ऑलवेज कटायन का जो साइज है वो पेरेंट एटम से छोटा होगा। देखो ये कटायन है K पॉजिटिव, इसका पेरेंट एटम कहां से बना, K से, तो K पॉजिटिव इज ऑलवेज स्मॉल। F एंड F नेगेटिव, ऑलवेज एनायन है जो नेगेटिव है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। वाई, नाउ क्वेश्चन इज वाई। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो क्वेश्चन में Z ओवर E रेशो कर सकते हैं, तो Z ओवर E रेशो जितना ज्यादा आ जाएगा साइज उतना छोटा हो जाएगा, ऑपोजिट होता है। व्हाट इज Z एंड व्हाट इज E। Z इज एटॉमिक नंबर, E इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन की बात करूं Z कितना हो गया 9, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, तो वैल्यू कितनी आ गई 1, Z ओवर E रेशो। F नेगेटिव की बात करूं तो Z तो सेम ही रह गए 9 एटॉमिक नंबर। अभी E इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए 10, तो इसका कितना आ गया 0.9। तो जो Z ओवर E रेशियो ना F नेगेटिव की कितनी आ गई 0.9, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, जितना ज्यादा Z ओवर E रेशियो साइज कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो Z ओवर E रेशियो जितना कम हो जाएगा साइज ज्यादा हो जाएगा। तो देखो F नेगेटिव की जो Z ओवर E रेशियो है ना वो कम आ रही है 0.9, तो ऑब्वियसली इसका साइज ज्यादा हो जाएगा, दैट इज पेरेंट एटम से जो एनायन है उसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं अगर बोलूं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, फॉर एग्जांपल नियॉन, सोडियम पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, देखो इन सब के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये ना तो पीरियड में है ना ग्रुप में है, तो कैसे पता चलेगा ये इसका साइज किसका ज्यादा है। तो यही तरीका कर सकते हो, Z ओवर E रेशियो, Z मतलब एटॉमिक नंबर, इसका 9, इसका 10, इसका 11, Z ओवर E, E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट वीडियो में किया था व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो ये आ गया 0.9, 1, 1.1। सबसे ज्यादा Z ओवर E रेशियो, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना साइज कम। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई ज्यादा, सो इसका साइज कम होगा, सबसे बड़ा साइज इसका होगा F नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी समझा सकते हो कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जिसके पास जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या है Z, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, उसको साइज छोटा कर देगा। वैसे भी समझा सकते हो, Z ओवर E रेशियो से भी कर सकते हो।
तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं वैसे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो दोनों के टाइन है, दोनों के टाइन है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया उतना छोटा हो जाएगा। सो ये 2 पॉजिटिव वाला बड़ा साइज होगा। ठीक है, +3 और छोटा हो जाएगा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा उतना साइज छोटा हो जाएगा। तो अभी आ गया आयनेशन एंथैल्पी, और इट इज आल्सो डिनोटेड लाइक दिस। अभी ये क्या है, आयनाइजेशन थेरेपी एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव कर रहा है ना, तो वो रिमूव खुद ब खुद नहीं होएगा। अगर सोडियम की बात करूं, दैट इज 281, तो यहाँ पे K में 2, यहाँ पे L में 8, K L M में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर सोडियम की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन एक सोडियम पॉजिटिव अगर बना रहा है तो ये खुद ब खुद नहीं जाएगा। ये अगर खुद ब खुद चला जाता तो सोडियम बनना ही ना था कभी, हमेशा सोडियम पॉजिटिव ही होता। तो इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी मोटी तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे तो निकले, कोई अपने घर पे रह रहा है, ठीक है, अपना घर क्यों छोड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा घर से भैया, उसको धक्के से निकालना पड़ेगा, आज आपको खींच के ले जाना पड़ेगा। तो वही जो एनर्जी लग रही है दैट इज आयनेशन एनर्जी। व्हाट इज आयनेशन एनर्जी? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट, लेकिन इसके डेफिनेशन में छोटे छोटे और बहुत चीजें आ रही है, उनका ध्यान रखना पड़ेगी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड टू द आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म आइसोलेटेड गैसेस कैटायन। इसका क्या मतलब हुआ भाई? अभी देखो, ये जो मेटल्स है ना, ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हो गए, लिक्विड गैस में वीक हो गए। अगर सॉलिड में से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, ऐसा नहीं होगा। पहला क्या करेंगे, हम सोडियम को सॉलिड से सोडियम को गैस में ले जाएंगे। कौन से प्रोसेस से? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में से सॉलिड टू डायरेक्ट गैस कर दिए। अभी वो लूज हो गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, उसके बाद इस सोडियम को सोडियम पॉजिटिव बना दो गैसियस स्टेट में, वो ज्यादा इजी है। इसलिए गैसियस कैटायन वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है अगर डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अगर कंसेप्ट आगे रखना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। चलो ये तो ठीक है। अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, एटॉमिक नंबर 13, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 3 बार अलग अलग काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तीनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे चलेंगे। सो एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक बारी में बाहर निकालना पड़ेगा। सो जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए थी दैट इज आयनेशन एनर्जी 1, सेकंड के लिए आयनेशन एनर्जी 2, थर्ड के लिए आयनेशन एनर्जी 3, एंड दीज आर नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। मतलब जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, तो बार बार एनर्जी देनी पड़ेगी। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सेकंड, एंड थर्ड के लिए थर्ड। ठीक है, फोर्थ तो बहुत रेयर होगी, क्योंकि फोर्थ कार्बन आ गया, अगर रिमूव करना हो तो कर देता, लेकिन वो कोवेलेंट शेयरिंग कर देगा, रिमूव नहीं करेगा। तो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज क्या होती हैं? 1 2 3 4 एंड लाइक दिस। ऑलवेज सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज में ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, ये जो थर्ड वाली है वो सेकंड से ग्रेटर, सेकंड फर्स्ट वाले से ग्रेटर है, वैसे फोर्थ थर्ड वाले से ग्रेटर होगी। बाय अगेन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रीजन आ जाएगा यहाँ पे। बिकॉज देखो, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूँ मेटल, ये हो गया मेटल पॉजिटिव, ये हो गया मेटल 2, सॉरी ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मतलब पहले मेटल था, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया मेटल पॉजिटिव, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए 2 पॉजिटिव, 3 + 3 एंड 4 + 4। तो अभी किया था ना पीछे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया उतना साइज छोटा हो जाएगा। तो देखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव आ गया उतना साइज छोटा हो गया। अगर साइज छोटा हो गया भाई, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ना, न्यूक्लियस के पास आ गए। सो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। अब इसका ट्रेंड क्या रहेगा? अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से पे इफेक्ट कर रही है, पहले ये देखो। एटॉमिक साइज, देखो साइज जितना बड़ा होगा ना, तो सेंटर से न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दूर है, इजिली रिमूव हो जाएगा। तो वैलेंस शेल से अगर दूर है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी कम लगेगी रिमूव करने के लिए। सो आयनेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस। एंड वी नो मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या हो जाएगा? मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, हेंस आयनेशन एनर्जी डिक्रीज। क्यों? नीचे जाके साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है दूर है, इजिली थोड़ी सी एनर्जी से निकल जाएगा। मोर इज द साइज, लेस इज द आयनेशन एनर्जी। ठीक है, आगे शील्डिंग इफेक्ट, ये अलग से टॉपिक है, लास्ट में करेंगे, लेकिन एक बार देख लो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। अगर ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 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 खुद में रिपल नहीं करेंगे? रिपल तो करेंगे ना, सेम चार्जेस हैं। तो ये जो रिपल्शन है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये शील्डिंग होती है। ये जो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करके उतने दूर हो जाएंगे। तो जितना दूर हो गया इलेक्ट्रॉन, वहां तो वही होगी ना, साइज बढ़ गया। जितना साइज बढ़ गया
उतना आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। सो शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, एनर्जी लेस इज रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर दैट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज वही है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। सो हायर इज द आयनाइजेशन एनर्जी इफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो मोर। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, अभी देखो ये जो अगर न्यूक्लियस है SPDF, पेनिट्रेटिंग मतलब कितना अंदर को गया वो, ये न्यूक्लियस है S and P, दे आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, सो इनका जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा चाहिए। D and F ये न्यूक्लियस से दूर है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ऑलवेज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो कई बार क्या होता है कि एग्जैक्टली देखो हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एग्जैक्टली हाफ फील्ड रूल किया होगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर वो स्टेबल होगी तो भाई क्यों लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। सो अगर कन्फिग्रेशन में कोई एग्जैक्टली हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड या नोबल गैस आ रही है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना बहुत डिफिकल्ट है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाई। तो ये सारा आयनाइजेशन एनर्जी का था। ठीक है, ये जो आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स जनरली इंक्रीजेस मूविंग लेफ्ट टू द राइट, मतलब इन द पीरियड, लेफ्ट टू राइट मतलब इन पीरियड। अभी बोला था डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन मूव करना इजी हो गया। सो मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी मूविंग डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इन द पीरियड ऑब्वियस इंक्रीज, बिकॉज पीरियड एंड ग्रुप में सब कुछ डिफरेंट ऑपोजिट ही हो रहा है। अगर साइज नीचे इंक्रीज हो रहा है उधर डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है उधर डिक्रीज ही होगी भाई, क्लियर कट ही है। ठीक है, सो इन द पीरियड एंड ग्रुप वही हो रहा है, ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डन, ऑलरेडी एक्सप्लेन। अभी आगे आ गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका सेकंड नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है भाई, नाम ही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो सेम कंसेप्ट, लेकिन इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है पॉजिटिव साइन। ठीक है, इतना छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इसकी डेफिनेशन देखिए सेम ही है, दैट इज लव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियस है कोई, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन में क्या किया, F नेगेटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा, जैसे वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था, एनर्जी रिक्वायर्ड थी, आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी लग रही थी, रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड। वो वर्ड फिर आ जाएंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म आइसोलेटेड गैसियस, कैटायन नहीं, यहाँ पे एनायन आ जाएगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वहां पे रिक्वायर्ड था, सबसे बड़ा डिफरेंस है। व्हेन द गैसियस एटम एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आइसोलेटेड गैसियस एनायन, यहाँ पे आइसोलेटेड वर्ड नहीं लिखा, आइसोलेटेड भी जरूरी है। व्हाई आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का क्या मतलब है, देखो अगर फ्लोरीन की बात करूं, इफ इट इज ऑलवेज F2, क्लोरीन इट इज Cl2, उनको पहले आइसोलेट करके अकेला Cl या F का एटम बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको गेन करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। Cl2 नहीं गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, अकेला Cl एटम करेगा, आइसोलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा टू फॉर्म आइसोलेटेड गैसियस एनायन। तो वेरिएशन क्या रहेगी, सेम जो पहले रह रही थी, बिकॉज देखो नीचे जाएंगे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस को बाद में करेंगे, लेकिन पहले नॉर्मल ट्रेंड करते हैं। नीचे जाके भाई साइज हो गया बड़ा, अगर साइज बड़ा हो गया तो वो जो न्यूक्लियस से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे लास्ट वाले शेल में ऐड करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सीधा सेंटर में ले आएंगे। तो अगर हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियस से दूर है, कब, जब वो नीचे जा रहा है, बिकॉज ये साइज जाके नीचे बढ़ रहा है। अगर नीचे जाके साइज बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन एड है वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो इतना अच्छा वो बाउंडेड नहीं होगा, तो वो इतना अच्छा सेट नहीं हो रहा। तो ऊपर है जो वो इजीली सेट हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। सो इट इज ऑब्वियस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऊपर वाले एलिमेंट में ज्यादा, नीचे जाके वो क्या हो जाएगी, कम। सो मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही थी, ये भी डिक्रीज हो रही है, दोनों का सेम ट्रेंड है। एंड ऑब्वियसली इन द पीरियड क्या हो जाएगा, ट्रेंड ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है, इन द पीरियड यहाँ पे इन द ग्रुप आएगा।
ठीक है। सो इन द पीरियड क्या हो गया, एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेरिएशन अलोंग द पीरियड क्या होगा, क्या होगा, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, ट्रेंड हमेशा ऑपोजिट आएगा। अगर पीरियड में नहीं पता चल रहा तो सीधी सी बात है, डाउन द ग्रुप आंसर निकालो, इन द पीरियड ऑपोजिट आ जाएगा। डाउन द ग्रुप, इन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिफिनिटी डिक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन द पीरियड इंक्रीजेस। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आई होप यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायगोनल रिलेशनशिप, भाई देखो ये होता है डायगोनल, अगर ये स्क्वायर हो गया ना तो ये है डायगोनल। अगर आप पीरियड 2 एंड पीरियड 3 चेक करें ना, पूरा पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियड 2 एंड 3 के एलिमेंट्स देखो, ये वाले लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरोन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड फास्फोरस, ये दोनों एलिमेंट ना तो सेम ग्रुप में है ना ही सेम पीरियड में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भाई ऑब्वियसली डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप ये बोल रहा है कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। सेम तो मतलब बिल्कुल एक जैसी, सिमिलर मतलब लगभग एक जैसी। तो जो डायगोनल में है ना एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी भाई, बिकॉज देखो भाई अगर यहाँ से यहाँ जाना तो दो ही रास्ते हैं, या तो पहले इधर चले जाओ बाद में नीचे चले जाओ, या फिर पहले इधर चले जाओ बाद में इधर। दोनों रास्ते में देखो क्या हो रहा है, अगर पहले इधर जा रहे हैं इन द पीरियड साइज क्या होगा, डिक्रीज, उसके बाद नीचे जाएंगे साइज विल इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, ओवरऑल नो इफेक्ट। अगर ऐसे जाएंगे तो पहले नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, उसके बाद इन द पीरियड साइज डिक्रीज, सो इंक्रीज डिक्रीज वही बात होगी, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ये तो वो बात होगी किसी को 10 रुपए पहले दे दिए बाद में खोलिए, भाई रहा तो उसके पास कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दो डायगोनल रिलेशनशिप में दे आर ओनली इन द ग्रुप सॉरी पीरियड 2 एंड 3, बाकियों में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसपी है, डी नहीं है यहाँ पे, और बहुत रीजंस है, दे आर ओनली इन पीरियड 2 एंड 3, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप के बाद अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ये अगेन कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, तो एक्सेप्शनल केसेस में इनका रोल बहुत आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप नंबर 2 का अगर पहला एलिमेंट देखें, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यहाँ पे आ गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, ये क्वेश्चन किया था, याद आ गया, प्रॉपर्टी की थी पहली वाली वीडियो में, चेक करो जाके, यहाँ पे एसपी डी एंड एफ किया था ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, वहां पे ऊपर लिंक दे रखा है, चेक करो वहां पे वीडियो में फर्स्ट पार्ट में, कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है दे इम्पार्ट कलर, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम है वो कलर इम्पार्ट कर ही नहीं रहा भाई, क्यों? पहली बात तो ये सेकंड पीरियड में है, ये जो सेकंड पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, आगे भी पूरा पीरियोडिक टेबल देखो, जो भी एलिमेंट सेकंड पीरियड में टॉप में है ना, वहां पे आ जाएंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो टॉप वाले हैं ना सेकंड पीरियड में, ये अपने बाकी वाले ग्रुप के मेंबर से हटके ही हैं, अलग ही हैं। क्यों? ये सोच रहे हैं हम पीरियड जो ग्रुप में मेंबर अपने पहले नंबर पे हैं, तो हमारी ठीक है चौधरी है तो ये चाचा चौधरी बन रहे कि हम तो अपनी मर्जी करेंगे भाई, ऐसे ही करेंगे। ये जो टॉप में है ना एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड पीरियड में जो ऊपर पड़े हैं, वो तो बोल रहे हैं हम तो अपनी मर्जी करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज है पूरे ग्रुप की हमसे तो बात ही मत करो, हम तो उनसे अलग ही बात करेंगे। क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा क्या उनके पास स्पेशल है? भाई उनका जो साइज है वो है स्मॉल, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है हाई, उनका जो चार्ज रेडियस रेशियो है वो भी क्या है, लार्ज है। तो एक डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, उसके पास तो डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, नीचे जाएंगे तो इनके पास डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सो ये भी एक रीजन है कि ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से। तो ये सब कुछ करने के बाद हम आ जाते हैं एक्सेप्शनल केसेस। मुझे लगता है एक शायद टॉपिक रह गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे यूज किया था ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, में भी एक छोटा सा टॉपिक रह गया, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो हमने कर लिया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कर लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज, इन द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दो एलिमेंट है, HCl है, ठीक है, हम ऐसे बॉन्ड बना दिया, तो एक्चुअली
ये जो पहली दो रिप्रेजेंटेशन है ना वो गलत है, ना तो बॉन्ड ऐसा होगा ना ऐसा होगा, ये बॉन्ड ऐसा होगा। अभी आप बोलोगे इसमें सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है भाई, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इन्होंने शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, बना तो लिया, लेकिन ये जो बॉन्ड है ना तो सेंटर में होगा ना हाइड्रोजन की तरफ होगा, ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन उसकी तरफ होगा। तो ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो क्या करता है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। यही एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर जो बॉन्ड बना है उसको सेंटर में नहीं अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखेगा, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट एबिलिटी, दैट टेंडेंसी। एंड सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो जो भी ट्रेंड आ रहा था साइज का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑपोजिट आ जाएगा। मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा? इंक्रीज। तो मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ऑपोजिट आ जाएगा ट्रेंड। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर। तो अभी चैप्टर के ऑलमोस्ट टॉपिक्स तो सभी हो ही गए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस करने बाकी हैं। ये जो ट्रेंड्स किए थे, पहले तो ट्रेंड्स को सम अप करते हैं, ठीक है। ट्रेंड्स जो भी किए थे हमने उनको सम अप करते हैं। सबसे पहले किया था साइज। ये देखो मूविंग डाउन द ग्रुप की बात करूंगा मैं, इन द पीरियड ट्रेंड ऑपोजिट आ जाएगा। मूविंग डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज, याद आ गया। उसके बाद हमने किया था आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी नीचे जाके डिक्रीज हो रही थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, ये भी डिक्रीज हो रही थी। अभी किया इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये भी डिक्रीज हो रही है। तो भाई अकेला साइज बढ़ रहा है, बाकी सब कुछ ऑपोजिट ट्रेंड है। इजी हो गया ना यार, इनको पीछे जाके देख लो, यही ट्रेंड्स थे। एक छोटा सा करेक्टर रह गया हमारा मेटेलिक करेक्टर, वो भी इंक्रीज होगा। ये दो चीज इंक्रीज होगी, बाकी सब कुछ डिक्रीज। नाउ व्हाट इज मेटेलिक करेक्टर? देखो 1 2 3 4 5 5 चीजें हो गई। व्हाट इज मेटेलिक करेक्टर? बच्चे मेटेलिक करेक्टर वर्ड कहां से आ रहे हैं? मेटल से। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव। लूज इलेक्ट्रॉन मतलब आयनेशन एनर्जी। सो मेटल्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे वो ज्यादा बेटर मेटल है, ठीक है। नीचे जाएंगे ग्रुप में, साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो गया। तो नीचे जाके इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो वो बेटर मेटल हो गया ना, तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो गया, बात खत्म। सो मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर increases in the period opposite. Metallic character non metallic character दोनों opposite है। So moving down the group non metallic character decreases, period opposite. Clear? So ये जो सारा चैप्टर भी किया ना सेकंड पार्ट में, ये उसकी समरी है कि ये जो दो चीजें ये इंक्रीज होंगी डाउन द ग्रुप, ये चार डिक्रीज। आर यू गेटिंग इट? तो पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस करते हैं। पहले ये देखो क्लियर है, इसको रिवाइज करो पीछे जाके सारा, क्योंकि अगर नॉर्मल ट्रेंड समझ में आएगा उसके बाद एक्सेप्शनल समझ आएगा। तो पहले नॉर्मल ट्रेंड सारा पीछे जाके समझो, अभी फिर हम एक्सेप्शनल स्टार्ट करने वाले। अभी जो ट्रेंड के एक्सेप्शंस कर रहे हैं ना, एक्सेप्शंस करने से पहले पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट कहां पे है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है, ये डाउन द ग्रुप। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे आर इन द पीरियड। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये टाइम बाय टाइम प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे कि एलिमेंट्स दे आर इन द पीरियड और ग्रुप। अगर ये चीज डिटेक्ट कर ली कि वो एलिमेंट्स पीरियड है कि ग्रुप में, तो देखो आ जाएगा आंसर। अगर मैं पूछ रहा हूँ कार्बन एंड बोरोन में से साइज किसका ज्यादा है, वो वी नो मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, इन द पीरियड साइज डिक्रीजेस। सो साइज डिक्रीज हो गया, क्लियर हो गया, साइज डिक्रीज हो गया, कार्बन का, बोरोन का ज्यादा आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सारे ट्रेंड्स जो पीछे किए थे ये जो, तो ऐसे देख लेंगे तो जो भी दो एलिमेंट्स है वो चेक कर लेंगे पीरियड में या ग्रुप में, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी मैं पूछूं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा रहेगी? तो भाई दे आर इन द पीरियड, मूविंग इन द पीरियड, याद करो। नहीं याद आ रहा तो डाउन द ग्रुप आंसर निकाल लो, पीरियड में ऑपोजिट आ जाएगा।
मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आयोनेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। नीचे जाके साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर हो गया, इजिली रिमूव हो जाएगा, आयोनेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सो जो आयोनेशन एनर्जी है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द पीरियड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सो ऑक्सीजन इधर पड़ा है पीरियड में, सो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मल जो ट्रेंड की है उसके हिसाब से, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर इज नाइट्रोजन। वाई? देखो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। अभी बोला था हमने आयोनेशन एनर्जी में टॉपिक्स में किया था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनेशन एनर्जी। 2p3 बच्चे, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर p3 फिल करेंगे तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आ गया ना, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आ गया तो स्टेबल हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। स्टेबल है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, सो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ पे ट्रेंड ऑपोजिट हो गया। आर यू गेटिंग इट? सो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसका ज्यादा आ गया आयोनेशन एनर्जी? नाइट्रोजन, नॉट ऑक्सीजन। ऑपोजिट हो गया ट्रेंड से। तो अभी जो सेकेंड एक्सेप्शन है ना वो यहाँ पे आ रहा है, एंड उसका रीजन लगभग सेम है दो क्वेश्चन में से। पहले क्वेश्चन देखो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आयोनेशन एनर्जी, तो आई होप इट इज क्लियर। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑक्सीजन एंड सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दोनों का रीजन सेम है। मूविंग डाउन द ग्रुप, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बताओ क्या? डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज हो गई तो मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, इसकी इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसकी इससे ज्यादा, लाइक दिस। ऐसा ही होना चाहिए था ट्रेंड डाउन द ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड, लेकिन ये नॉर्मल ट्रेंड है ही नहीं। नॉर्मल ट्रेंड से तो ये ऑपोजिट जा रहा है सब कुछ, सो ये दोनों भी गलत होगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं तो इसका रीजन क्या है? एक्चुअल आंसर क्या है? आंसर इज सल्फर की ऑक्सीजन से, क्लोरीन की फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा है। व्हाई? रीजन इज फ्लोरीन। देखो पहली बात तो अनोमलस बिहेवियर किया था ना पीछे अभी, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो फ्लोरीन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर कर रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं उनसे अलग ही चल रहे हैं भाई, चाचा चौधरी बन रही है अपना, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों का अपने ग्रुप में साइज बिल्कुल छोटा है, बिकॉज नीचे जाके साइज बड़ा होगा। अगर ऑक्सीजन का खुद साइज छोटा है, ऑक्सीजन के पास पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक आगे से इलेक्ट्रॉन आएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी, उसके इलेक्ट्रॉन ऐड करना दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सेम फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके पास अपने में भी इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हाँ कर लेगा, ऐसे कि करेगा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्लोरीन बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तेरे को टाइम लग रहा है तो पहले मैं कर लेता हूँ। तो क्लोरीन में वो इतनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है क्योंकि साइज बड़ा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शनल आ गया। सल्फर एंड क्लोरीन अपने ग्रुप में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से बेटर इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे हैं, इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सो पहला आयोनेशन एनर्जी था नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, फिर हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक और क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी की थी, तो जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन एक्टिव हो गया, ये जो ऑक्सीजन एक्टिव है एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? O2 नेगेटिव। ये जो पहली एनर्जी थी दैट वाज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या करी थी हमने? देखो पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन, इट वाज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब एंडोथर्मिक। अगर ये एंडोथर्मिक है तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर किया होगा +1 में, नहीं किया तो बाद में देख लेंगे। एंडोथर्मिक के लिए इट इज पॉजिटिव, एंड अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करें, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। याद करो डेफिनेशन, एनर्जी रिलीज्ड मतलब इट इज एक्सोथर्मिक, एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक डेल्टा एच का साइन क्या होगा? नेगेटिव। ये बात समझ रहे हो? सो एंडोथर्मिक होती है जो आयोनेशन एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज एक्सोथर्मिक, वो डेफिनेशन से पता चल गया। एंड दीज आर द साइन कन्वेंशंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 एंड 2 है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? एक्सोथर्मिक नेगेटिव। ठीक है भाई, यहाँ पे तो आगे नेगेटिव, लेकिन ये जो सेकंड है ना वहां पे आगे पॉजिटिव। ठीक है, एग्जैक्टली इनकी वैल्यूज 460 या कुछ भी 300-400 के लगभग होंगी, वैल्यूज छोड़ो, कंसेप्ट देखो कि फर्स्ट आयोनेशन
first electron gain enthalpy of oxygen is negative, second electron gain enthalpy of oxygen is positive. Why? तो यहाँ पे भी वही सेम रीजन आ रहा है कि ऑक्सीजन का तो पहली बात भाई साइज छोटा है, ठीक है, इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, चलो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, नेगेटिव कर लिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई आप बोल रहे हो एक इलेक्ट्रॉन और कर दे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो गई, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो गई, साइज छोटा है, इतने इलेक्ट्रॉन ऐड ही करे जा रहे हो, रिपल्शन तो होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उसको धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती काम करके उसको अंदर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि भाई चल तू सेकंड इलेक्ट्रॉन चल घर चल उसके, वही तरह धक्का कर क्यों रहे हैं, नहीं जाना चाहता तो मत जाए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन नोबल गैस बनके स्टेबल हो जाएगा। अगर इसको भाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए उसको जबरदस्ती कर रहे, धक्का कर रहे, तो स्टेबल भी तो वही होगा, स्टेबल हो जाएगा, वो बाद में सुखी रहेगा। जैसे आपको बोलते हैं अभी पढ़ ले, मुश्किल लग रहा है पढ़ ले, बाद में लाइफ इजी हो जाएगी, वही बात इसकी हो रही है, धक्के से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं सेकंड वाला, एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, लेकिन ऐड हो गया तो उसके बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल तो हो जाएगा, इसीलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो हो सकता है दो और एक्सेप्शन हो, था वहां पे एक एल्यूमिनियम गैलियम में था, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ रहा है, बोरोन का एटॉमिक नंबर रहता है 5, दिस इज 13, दिस इज 31, इनको नीचे छोड़ो एक बार, फॉर द टाइम बिंग इनको छोड़ दो, हम यहीं पे देखते हैं इसका क्या एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ रहा था, वो था कि नीचे जाके, हाँ, आयनेशन एनर्जी क्या होगी नीचे जाके, आयनेशन एनर्जी छोड़ो, साइज की बात करो, साइज क्या होता है नीचे जाके, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नीचे जाके साइज बढ़ जाता ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नीचे जाके ऐसे साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का साइज बढ़ गया, गैलियम से, ये एक्सेप्शन आ गया। अगर इसका साइज बड़ा हो गया गैलियम से, तो ऑब्वियसली आयनेशन एनर्जी भी इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, सारे ट्रेंड्स ऑपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब अकेले का अकेला हम क्या समझा दें, इसका साइज एल्यूमिनियम का गैलियम से भाई बड़ा क्यों हो गया, वैसे तो छोटा होना चाहिए था, मूविंग डायलोग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा शील्डिंग इफेक्ट, एक टॉपिक किया था, देखो बोरोन की तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p1 होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम की क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, ये तो हो गया नियॉन, उसके बाद 3s2 एंड 3p1। अगर गैलियम का 31 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहली बात तो आर्गन तक आ जाएगा 18, उसके बाद 4s2, फिर 3d10, फिर आ गया 4p1। तो ये देखो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3d नहीं आ गया। सो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, भाई कुछ तो करेंगे ये, कुछ तो कारनामा करेंगे। तो आपको याद होगा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, अगर हम देखें तो S, P, D एंड F, S एंड P न्यूक्लियस के नजदीक है, ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे, न्यूक्लियस के नजदीक, जितने नजदीक होंगे उतना रिपेल करेंगे। डी एंड एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या है, न्यूक्लियस से दूर, अगर दूर है, ये खुद भी दूर है एक दूसरे से। पहली बात तो ये चारों जो एनर्जी डिफरेंस है ना, ये सेम नहीं है, एक्चुअली इट इज लाइक दिस, दिस इज एस, दिस इज पी, दिस इज डी, ये जो डिफरेंस है सेम नहीं है, और एफ यहाँ पे कहीं आएगा। सो डी एंड एफ जो न्यूक्लियस से दूर है, उनके न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स दूर है, आपस में भी इलेक्ट्रॉन्स दूर है, तो उनमें उतना रिपल्शन नहीं होगा। इसका मतलब जो 3d10 में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी बताया था शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सो इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता तो क्या होना था, इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर साइज बढ़ना था। अभी पुअर शील्डिंग इफेक्ट साइज बढ़ तो रहा नहीं, लेकिन चेक करो 31 एंड 13, भाई इसका एटॉमिक नंबर 13, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज 13 ही है इसका। इसका 31 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 31, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया 31। सो इसका न्यूक्लियर चार्ज है ना वो ज्यादा हो गया,
शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया। पुअर शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ा तो रहा नहीं, न्यूक्लियर चार्ज साइज को छोटा कर रहा है। ओवरऑल हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बोलते थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से इसका साइज छोटा हो गया एल्यूमिनियम से। एक्सेप्शनल केस है, अगर साइज छोटा हो गया तो ऑब्वियसली इसकी आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से। आर यू गेटिंग इट? सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, लास्ट पे आ जाता था इंडियम एंड थीलियम। वहां पे भी ऑपोजिट ट्रेंड आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डी के बाद एफ की इंट्रोडक्शन हो जाती है। एफ का शील्डिंग इफेक्ट उससे भी पुअर, न्यूक्लियर चार्ज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, वहां पे भी सेम रीजन लगेगी। लेकिन यहीं तक समझ लो, वो तो सिमिलर ही है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम में नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। यहां से यहां जाएंगे तो नॉर्मल ट्रेंड है, एल्यूमिनियम से नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा नहीं, साइज छोटा होगा। वाई? बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, लेकिन इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। आर यू गेटिंग इट? इसको एक्सेप्शन को अच्छे से समझ लो। तो इतना करने के बाद मुझे लगता है यही चैप्टर एक बार नया है तो कंफ्यूजिंग जरूर लगेगा, क्योंकि लास्ट में एक्सेप्शंस आ गई। भाई मसला तो समझ में आया था, ये समझ में आने के बाद ये क्या हो गया सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार करोगे तो होगा, लेकिन दूसरी बार करोगे तो इजी लगेगा। बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करो, पहले नॉर्मल ट्रेंड करो। इसलिए मैंने एक्सेप्शंस को बीच में नहीं डाला, एक्सेप्शन को लास्ट में डिस्कस किया, ताकि पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ट्रेंड्स क्लियर हो जाए, एक्सेप्शंस को बाद में देखेंगे। तो पहले नॉर्मल ट्रेंड समझ लो, एक्सेप्शंस बाद में कर लेना। तो लास्ट में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिप्लाई करना, ठीक है? जो लास्ट वीडियो डाली थी उसका भी मैंने क्वेश्चन डाला था। आई थिंक सो दैट क्वेश्चन वाज, कोबाल्ट था, उसके पास थे अमोनिया, 6 अमोनिया। तो बताओ इसके +3 ऑक्सीजन स्टेट में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वर देयर। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डाला था, उसका ऑप्शन में आंसर दिए थे 1 2 3 4 जो भी था। तो बताओ इसका आंसर क्या था, बताया नहीं पिछली बार। तो इसका आंसर, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, कोबाल्ट +3 में क्या आएगी? कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 मतलब आर्गन के बाद कितना आ गया? 4s2 3d7। यहाँ पे कोबाल्ट +3 आ गया, +3 आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 3d7 से एक गया, 3d6 आ गया। अभी 3d6, अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6? ये बड़ी दिक्कत की बात है, कैसे पता चलेगा? तो ये स्ट्रॉन्गफील्ड लिगेंड के जैसा है, तो ये क्या करेगा? पेयरिंग कर देगा। तो यहाँ पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। पहली बात तो ऐसे पेयरिंग नहीं शो करनी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पेयरिंग होगी, ठीक है? अगर सारे पेयर हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। सो इसका आंसर था 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? ये बना रहा है 2d2sp3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, +2 क्लास का ये कंसेप्ट था। ये आंसर चेक करो, ठीक है? अभी आज के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बहुत ही इजी। टेल मी द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, टेल द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेल द पोजीशन ऑफ एलिमेंट which is most electronegative। बताओ भाई। देखो, पहली बात तो मैं इसमें हिंट दे दूं कि जो 18th ग्रुप है उसको कभी भी किसी भी ट्रेंड में इंक्लूड मत करो। जो 18th ग्रुप है ना, नोबल गैसेस, एक्चुअली जो नोबल गैसेस है 18th ग्रुप को, उसको 0th ग्रुप भी कंसीडर कर देते हैं, आगे कंसीडर करते हैं उसको फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है? क्यों, क्या रीजन है वो भी आप देखो, वो भी बताना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। भाई 18th ग्रुप इज आल्सो नोन एज 0 ग्रुप एलिमेंट, वो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड 0th ग्रुप एलिमेंट। एक वो आंसर बताना है, एक ये आंसर बताना है कि एलिमेंट बताओ जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें 18th ग्रुप को कंसीडर मत करना। आंसर देखो, बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू।